नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज का पेपर है जून 2010 का। यहाँ पर नीचे मेरे बारे में दिया हुआ है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अन्य लेक्चर सीरीज हुई हैं पॉलिटिकल थियरी पर, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर, उनके लिंक और उनके पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत वाले टॉपिक पे हमने पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत इस पर चर्चा भी की है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। महाभारत के अंतर्गत, महाभारत का यह भाग है शांति पर्व। महाभारत के अंतर्गत सामाजिक समझौता और दिव्य अधिकार यानी दैवी अधिकार के सिद्धांत दोनों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में यह कथन आया, यह कहानी आई है कि सारे लोग जब अराजकता से त्रस्त होकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं तो आपस में ये समझौता करते हैं और उसके बाद ब्रह्मा के पास जाते हैं तो उन्हें ब्रह्मा एक राजा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से, और राजा के अंतर्गत किन किन देवताओं के गुण होने चाहिए और राजा देवताओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, इस तरह की बातें महाभारत के शांति पर्व में वर्णित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक समझौता और दैवी अधिकार का सिद्धांत। इसके दोनों सही उत्तर होंगे, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने है। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन यानी लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो रास्ते अपनाए जाते हैं, उनके बीच क्या संबंध है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्य और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, लक्ष्य और साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। ऑप्शन सी है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। और ऑप्शन डी है, लक्ष्य और साधन अंततः संबंधित है, अंतः संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि साधन की जो पवित्रता है वह लक्ष्य में प्राप्त होती है, यानी अगर साधन पवित्र नहीं होंगे तो लक्ष्य भी पवित्र नहीं होगा। तो दूसरे का सही उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है बेंथम। तो सार्वजनिक कल्याण जो है वह विधायक का ध्येय होना चाहिए, यानी जो भी कानून बने उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सार्वजनिक कल्याण। तो यह किसका कथन हो सकता है? यह कथन है बेंथम का। बेंथम के पश्चात जितने भी सार्वजनिक सुधार हुए हैं कानून में, जेल में इत्यादि में, उन सब पर बेंथम के विचारों की छाप देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने कल्याण को और कानून के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। वैसे ये उपयोगितावादी विचारक थे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 4, किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्क्स, बी है रूसो, सी है लॉक और डी है हीगल। तो यह कथन यह कह रहा है कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है और समाज की ने उन्हें संपत्ति के संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो यह कथन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूसो का। रूसो ने एक प्राकृतिक, जो रूसो एक सामाजिक समझौतावादी विचारक थे, जिन्होंने कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से हुई है। उनका कहना है कि जब राज्य नहीं था उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी वह बहुत ही अच्छी अवस्था थी, मतलब उसमें जो व्यक्ति था वह बहुत ही खुशहाल था, हॉब्स की तरह वह दीनहीन नहीं था। और उसने बताया कि जो नैतिकता के नए मापदंड है, संपत्ति की जो अवधारणा है, संपत्ति की संस्था, इन सब ने मिलकर के व्यक्ति को भ्रष्ट बना दिया है। तो हमें वापस प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना चाहिए, अर्थात उस अवस्था की खोज करनी चाहिए जो राज्य के पूर्व स्थित थी। तो इसीलिए यह कथन रूसो का है। चौथे का सही ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? तो यह रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, यह जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें भी पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड, बी है आगमनात्मक इंडक्टिव मेथड, सी है औपचारिक तर्क और डी है पारंपरिक तर्क। तो सामान्य से विशेष यानी जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल टू पार्टिकुलर। तो सामान्य से विशेष की पद्धति क्या होती है? डिडक्टिव मेथड होता है, यानी इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं डीजीपी
जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता है राज्य का, महानिदेशक जिसको कहते हैं। तो डीजीपी यानी डायरेक्ट डिडक्टिव मेथड कौन सा? जनरल टू पर्टिकुलर। इसके लिए कौन माना जाता है? जनरल टू पर्टिकुलर में प्लेटो माने जाते हैं। ठीक, प्लेटो इसके प्रमुख उदाहरण है जनरल टू पर्टिकुलर की फिलॉसफी के। और इसी का जस्ट उल्टा होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होगा? पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक, इसमें कौन माने जाते हैं? इसमें अरस्तु माने जाते हैं। अब इसको हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से यह होता है। डिडक्टिव मेथड जो होता है उसमें एक सामान्य अवधारणा विकसित की जाती है या एक सामान्य मापदंड विकसित किया जाता है और उसे ही सभी जगह, सभी पर्टिकुलर्स पे, सभी व्यवस्थाओं पे, सभी संस्थाओं पे लागू करके या उसी आधार पर देखा जाता है। तो यह प्लेटो का ज़्यादातर जो दार्शनिक चिंतन रहा है वह डिडक्टिव मेथड पर ही आधारित रहा है। जबकि जो इंडक्टिव मेथड होता है यानी पर्टिकुलर टू जनरल, वह क्या करता है कि छोटे छोटे तर्क को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर एक जनरल थियरी तैयार करता है। जैसे कि अरस्तु ने किया कि अरस्तु ने कई सारे 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक अपनी थियरी तैयार की कि किस देश का माने एक अच्छा संविधान कैसा हो सकता है, यानी कितने लोगों का शासन अच्छा हो सकता है या शासन का स्वरूप कैसा हो वो अच्छा हो। तो इस तरह से प्लेटो और अरस्तु के विचार अलग अलग हैं, मतलब उनकी पद्धति अलग अलग है। प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड अपनाया और अरस्तु ने इंडक्टिव मेथड अपनाया। इस पर एक अलग से लेक्चर हो सकता है, यहाँ पर हम केवल इतना ही आपको बता सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने है, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लेटो, बी सुकरात, सी हीगल, डी मार्क्स। तो इसका सही उत्तर होगा मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया कि विश्व जो है, यानी जो वर्तमान व्यवस्था हम विश्व की देख रहे हैं, यह प्रत्येक अवस्था में एक उत्पाद भी है और भविष्यवाणी भी। उत्पाद किस तरह कि जो इसके पहले की व्यवस्था थी उसमें वर्ग संघर्ष हुआ। उसने बताया कि जितना भी इतिहास, आज तक का इतिहास है, वह वर्ग संघर्ष से निर्मित हुआ है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ, यानी इनका आपस में संघर्ष होता है और नई व्यवस्था को जन्म देते हैं। तो इस स्थिति में यह जो वर्तमान व्यवस्था है यह एक उत्पाद है और भविष्यवाणी भी, अर्थात वर्तमान व्यवस्था को देख करके हम अगली आने वाली व्यवस्था की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यह कथन किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह क्या है? ऑप्शन ए है समजातीय हितों को वैयक्तिक हितों के ऊपर रखता है, बी मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे, सी मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति हैं, डी अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक जोर देता है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार यह मानता है कि अधिकार जो है वह समाज के पूर्व मौजूद थे। लेकिन आलोचना करने वाले लोग यह कहते हैं कि अगर अधिकार समाज के पूर्व मौजूद थे तो उन्हें प्रदान किसने किया, उनकी रक्षा कौन करता था, और अधिकारों के हनन होने पर कौन न्याय करता था? जब समाज था ही नहीं, समाज और राज्य जैसी संस्था थी ही नहीं, तो वो अधिकार कैसे अस्तित्व में थे? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित है, जो हमने राज्य की उत्पत्ति वाले चैप्टर पर कवर किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 है, संपत्ति का पात्रता या हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है जॉन लॉक, ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी है नॉजिक और ऑप्शन डी है रूसो। तो इसका सही उत्तर होगा नॉजिक। नॉजिक ने संपत्ति का पात्रता या हकदारी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? ऑप्शन ए है राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, ऑप्शन बी है राज्य का व्यष्टिवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत और ऑप्शन डी है राज्य का नव उदार सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत अथवा व्यष्टिवादी सिद्धांत। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी ही यह कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 10 में दो कथन दिए हुए हैं, कथन ए और उसका कारण आर है। हमें इस कथन को पढ़ना है। कथन ए पढ़ते हैं, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है।
इसका कारण है सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है। कथन ए जो है प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, यह कथन सत्य है। दूसरा जो कथन है सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है, यह कथन सत्य नहीं है। इस तरह से हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? पहला कथन सही और दूसरा गलत है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो बड़े शहर में राजनीतिक मशीन रॉबर्ट मर्टन ने किसे कहा है? उसने कहा है यह नौकरशाही को। ऑप्शन ए है सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी है व्यवहारवाद, सी है प्रकार्यवाद और डी है नौकरशाही। तो रॉबर्ट मर्टन ने नौकरशाही को बड़े शहरों में राजनीतिक मशीन की अवधारणा कहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन था? अल्प विकास यानी ऑप्शन देख लेते हैं। ए मैक्स वेबर, बी डेविड एप्टर, ऑप्शन सी समीर अमीन और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक था समीर अमीन। इसका सही उत्तर होगा सी समीर अमीन। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है सरकार के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? यानी जो राजनीतिक व्यवस्था में सरकार की विशेषताएं हैं उसमें द्विसदन किस व्यवस्था में पाया जाता है? तो पहला है संसदीय व्यवस्था, बी है अध्यक्षीय व्यवस्था, सी है एकीक व्यवस्था और डी है संघीय व्यवस्था। तो द्विसदन यानी पहला सदन और दो सदन की उपस्थिति होगी, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ऐसा किस व्यवस्था में पाया जाता है? तो ऐसा पाया जाता है संघीय व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा होती है वह संघीय इकाइयों यानी प्रांतों या राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी संघीय व्यवस्था। जहाँ पर संघवाद होगा वहाँ पर दूसरे सदन की उपस्थिति अनिवार्य है। हालांकि ब्रिटेन में संघवाद नहीं है, फिर भी वहाँ दो सदन है, लेकिन वहाँ का दूसरा सदन प्रांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वहाँ का दूसरा सदन जो लॉर्ड सभा है वो लॉर्ड मेंबर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुराने ज़माने के बड़े जमींदार होते थे। आजकल तो जमींदार नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसमें शामिल होने लगे हैं। लेकिन इसका सही उत्तर होगा संघीय व्यवस्था, क्योंकि संघीय व्यवस्था के लिए द्विसदनीय व्यवस्था होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? ऑप्शन ए है पारंपरिक, ऑप्शन बी है करिश्माई प्रभुत्व, ऑप्शन सी है कानूनी विवेकपूर्ण और ऑप्शन डी है लोकप्रिय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कानूनी और विवेकपूर्ण। वर्तमान में जो नौकरशाही का आधार है वह पारंपरिक और करिश्माई नहीं बल्कि कानूनी और विवेकपूर्ण है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं जिनको आपस में मिलान करना है। सूची एक में है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी विशेषता है? यह विशेषता है एक संसदीय शासन प्रणाली की। वह कहाँ पर है? यूके और भारत दोनों जगह पर है। लेकिन हमें दूसरी भी व्यवस्था मिलानी है। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था तो केवल भारत में है, यूके में है नहीं, तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व को मिलाते हैं यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम। बहुदलीय व्यवस्था को मिलाते हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ। मत संग्रह का मतलब कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट है वो मत संग्रह है कि जनता से राय लेकर के और शासन करना। तो यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में है, कुछ प्रांतों में है। और यथोचित विधि प्रक्रम यानी विधि की विवेकपूर्ण प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में नहीं है, भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया है, यूके में भी विधि की स्थापित प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व यूके यानी ब्रिटेन, बहुदलीय व्यवस्था भारत में, मत संग्रह या इसे रेफरेंडम भी कहा जाता है तो यह स्विट्जरलैंड, और यथोचित विधि प्रक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 में दो सूचियां दी हुई हैं। पहले में लेखकों के नाम है, दूसरे में उनकी किताबों के नाम है, तो इनका मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है रॉबर्ट ए डहल। तो रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक। इसका मिलान कर देते हैं।
रॉबर्ट ए डहल, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक। दूसरा है पटनाम, ये रॉबर्ट ए पटनाम है, अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। तो इनका रॉबर्ट ए पटनाम की किताब का नाम है सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली। तो इनका मिलान भी कर देते हैं बी का तीसरे से। तीसरा है फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। यह किताब हर बार पूछी जाती है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। और चौथा है आमंड एंड पावल की, इनकी किताब का नाम है सिविक कल्चर। तो आमंड एंड पावल और फ्रांसिस फुकुयामा, रॉबर्ट डहल, ये तीनों महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट ए पटनाम का नाम तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, यह एक ही बार अभी तक आया है। बाकी तीनों का नाम आप जरूर, किताब और लेखकों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो चारों का मिलान हमने कर दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 में दो कथन दिए हुए हैं। कथन ए है यूएस का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो यह कथन तो सही है। दूसरा है इसका कारण यूएस में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह कथन भी सही है, लेकिन जो कारण आर है वह कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह इस पे हम ऑप्शन बी चुनेंगे। ऑप्शन कैसे चुनते हैं इसके लिए पहले ऊपर ही दिया हुआ है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए क्यों चुनना है, बी क्यों चुनना है, सी और डी। तो इस तरह से ऑप्शन बी का चुनाव हमने प्रश्न क्रमांक 17 के लिए किया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18। हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि हित समूह ऐसा करते हैं। दूसरा है कारण आर इसका, हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं। तो यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हित समूह तभी तक समर्थन देते हैं जब उनके हित उसमें आबद्ध हों, हित उसमें जुड़े हों। जब कोई भी राजनीतिक दल उनके हित के विरुद्ध होता है तो वह उसका विरोध भी करते हैं, और जब उनका कोई हित नहीं होता तो वह शांत भी रहते हैं। तो निरंतर समर्थन राजनीतिक दलों का हित समूह नहीं करते हैं, उन्हें तभी करते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी चुनना पड़ेगा। एक ए सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 से यहाँ पर यूएसए के राष्ट्रपतियों का क्रम पूछा है कि कौन से राष्ट्रपति कब हुए थे। तो सबसे पहले है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट का टाइम पीरियड है 1933 से 1945, 1933 से। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो 1933 से 1945 तक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का टाइम है। जॉर्ज बुश, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जॉर्ज बुश जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पहले ही हुए थे अमेरिका के राष्ट्रपति। इनका टाइम पीरियड है 1989 से 1993, 1989 से 1993। आगे चलते हैं बिल क्लिंटन का टाइम पीरियड। बिल क्लिंटन का टाइम पीरियड है 1993 से 2001 तक। 1993 से, जॉर्ज बुश के जस्ट बाद हैं ये, 1993 से 2001 तक का टाइम है बिल क्लिंटन का। और जॉन एफ कैनेडी का टाइम है, ये बहुत कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे, 1961 से 1963 तक इनकी हत्या हो गई थी। तो 63 में इनकी हत्या हो गई, इसलिए बीच में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 19 का चारों ऑप्शन हमने देख लिया है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे पहले हैं, उसके बाद हैं जॉन एफ कैनेडी, उसके बाद हैं जॉर्ज बुश और उसके बाद है बिल क्लिंटन। तो इसका मिलान आप ऑप्शन इसमें से चुन सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 है, इसमें से 4 घटनाएं दी गई हैं, चारों घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। पहला है भारत में संविधान सभा की पहली बैठक। तो आपको याद होगा भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946, 1946 में। 1946 में भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यूएस में न्यू डील लेजिस्लेशन, जो न्यू डील प्रोग्राम चला था यूएस में, वह चला था यह 1933 से 39 तक का, 1933 टू, यह एक प्रोग्राम की एक सीरीज चली थी। तो इसे 1933 से इसकी शुरुआत मान लेते हैं। इसके बाद है यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि। यूरोप की मैस्ट्रिक्ट संधि 1992 में हुई थी। ये यूरोपीय एकता के लिए या एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। 1992 में
1992 में यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि हुई थी और बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय हुआ था 1939-40 में। 39 में रूस ने उस पर आक्रमण किया था बाल्टिक राज्यों पर। उसे कुछ लोग आक्रमण कहते हैं, रूस तो इसे विलय कहता है। तो 1939 में उसने आक्रमण किया और 40 में एकीकरण करके उनको आपस में मिला लिया। तो 1940 यहाँ हम मान लेते हैं, 1940 में इसका विलय हुआ था। तो इन चारों का क्रम हमने बता दिया है, इसे आप आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं सही कालानुक्रम में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 है, भारत में के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, वह राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो यह तो गलत है, क्योंकि वह राज्यसभा नहीं बल्कि राज्यसभा लोकसभा दोनों द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह कथन सही है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। जी नहीं, 4 वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। और ऑप्शन डी है, संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 21वें का सही उत्तर होगा बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? तो दलित पैंथर मूवमेंट 1972 के आसपास शुरू हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्लम बस्तियों से 1972 में दलित पैंथर मूवमेंट शुरू हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया? तो पिछड़े वर्ग का जो प्रथम आयोग था उसने कौन से आधार पर पिछड़ेपन की पहचान की? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है वर्ग और ऑप्शन डी है जाति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जाति। जाति के आधार पर पिछड़ेपन की पहचान की गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24। जब 2004 में यूपीए सरकार का गठन हुआ, उस समय केंद्र में यूपीए सरकार का गठन हुआ, उस समय सीपीआई-एम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वह इस सरकार में क्या भूमिका अदा कर रही थी? पहला, न तो उसका समर्थन था न ही उसका विरोध कर रही थी। बी है, गठबंधन का हिस्सा थी लेकिन बाहर से सरकार का समर्थन कर रही थी। ऑप्शन सी है, गठबंधन का हिस्सा थी और ऑप्शन डी है, सरकार के विरुद्ध थी। तो जो सीपीआई-एम पार्टी है यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने 2004 के यूपीए सरकार के गठन में भाग तो नहीं लिया था, गठबंधन का हिस्सा तो नहीं बनी थी, लेकिन बाहर से सरकार का समर्थन कर रही थी। तो ऑप्शन बी सही होगा, गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु सरकार का समर्थन कर रहा था। ऑप्शन बी, 24वें का बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 में 2 सूचियां दी हुई हैं, दोनों का मिलान करना है। एक तरफ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातें हैं। तो ऑप्शन ए इसमें इनका मिलान कर लेते हैं। पहले में है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का संबंध है अनुच्छेद 280 से, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। दूसरा है वित्तीय आपातकालीन स्थिति, यह अनुच्छेद 360 से संबंधित है। जो 3 आपातकाल हैं 352, 356 और 360, इसमें वित्तीय आपातकाल 360 में दिया हुआ है। तीसरा है राज्यसभा। राज्यसभा का संबंध है अनुच्छेद 312 से और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 से। तो इनमें 4 के चारों महत्वपूर्ण हैं, इन चारों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26 आपके सामने है। 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। पहला है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो के सुधार को मिला देते हैं 1909 से। मार्ले मिंटो और मांटफोर्ड में जरूर कन्फ्यूजन होता होगा आपको, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार सबसे पहले आया था, यह 1909 में हुआ था। इसके बाद मांटफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहते हैं, यह हुआ था 1919 में। इसके बाद है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो यह बंगाल विभाजन के पश्चात हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और उसी के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में ही। और इसके बाद है गृह शासन आंदोलन या होम रूल मूवमेंट। तो यह हुआ था 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ।
प्रश्न क्रमांक 27 आपके सामने है। यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं और उनका कालानुक्रम से उन्हें व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं कौन सी घटनाएं कब घटित हुई हैं। सबसे पहले है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का, जो 42वां संविधान संशोधन था अब तक का सबसे बड़ा संशोधन था। इसके बाद है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला। यह आया था 1950 में। 1950 में निवारक निरोध अधिनियम को अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध मानते हुए A.K. गोपालन ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था। तो यह 1950 का मामला था। आंतरिक आपातकाल की स्थिति, आंतरिक आपातकाल 1976 में 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गई थी, 1976। अरे हम 75 कह रहे हैं और 1976 लिख रहे हैं, सॉरी। आंतरिक आपातकाल की स्थिति 1975, A.K. गोपालन केस 1950 और 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसके बाद आगे चलते हैं केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती का केस संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है कि संविधान की किन बातों पर संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। तो यह संबंधित है 1973 में आया था, 1973। इस तरह से चारों का क्रम हमने टाइम पीरियड हमने बता दिया है, इन्हें आप क्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 28 आपके सामने है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के क्रम को बताइए, इनमें से कौन पहले और कौन बाद में हुए। तो सबसे पहले तो इसमें से लाल बहादुर शास्त्री का टाइम है, लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे नंबर पर हैं मोरारजी देसाई और तीसरे नंबर पर हैं चरण सिंह। मोरारजी देसाई और चरण सिंह एक ही साथ बने थे, मतलब मोरारजी देसाई के तुरंत बाद चरण सिंह का टाइम पीरियड आया था। और उसके बाद हैं वीपी सिंह। तो 1, 2, 3 और वीपी सिंह का क्रमांक 4 हुआ। तो चारों का टाइम हमने बता दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 आपके सामने है। मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित है। तो यह कथन सही है, मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है। दूसरा है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह भी सही है। इस तरह से ऑप्शन ए हम चुनेंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। तो हाँ, ये सही कथन सही है, 3 सूचियां दी गई हैं। इसके बाद है भारत में संघीय व्यवस्था है। यह कथन भी सही है, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए को चुनते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 31 पूछ रहा है कि विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया। तो विकास प्रशासन लक्ष्य उन्मुख है और परिवर्तन उन्मुख है, यह बात कही गई। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिल्टन स्पैन, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक्स, ऑप्शन सी है निकोलस हेनरी और ऑप्शन डी है एडवर्ड वीडनर। इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड वीडनर, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की तरफ। लोक प्रशासन में लाइन और स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा निम्न में से उधार ली गई है। यानी जो लाइन और स्टाफ एजेंसियों की बात की जाती है लोक प्रशासन में, वो कहाँ से आई। ए है राजस्व प्रशासन, बी है पुलिस प्रशासन, सी है सैनिक प्रशासन और डी है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन। तो इसका सही उत्तर होगा सैनिक प्रशासन, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सैनिक प्रशासन से लोक प्रशासन में लाइन और स्टाफ की अवधारणा ली गई है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ। 33, F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई। जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा दी थी। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना किनके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है श्रम संघ, बी है प्रबंधक, सी है लोक प्रशासन में क्लासिकल सिद्धांत और डी है मानव संबंध सिद्धांत। तो वैसे तो देखिए
श्रम संघ और प्रबंधकों द्वारा भी इसकी आलोचना की गई थी। श्रम संघ यानी श्रमिकों का जो संघ था, उनका मानना था कि इसके द्वारा श्रमिकों पर काम का बोझ बढ़ जाता है, और प्रबंधकों का मानना था कि इतने ज़्यादा फोरमैन रखना और इतनी ज़्यादा व्यवस्था करना, इस तरह से प्रबंधकों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो श्रम संघ और प्रबंधकों ने तो इनकी आलोचना की ही थी। लेकिन जब चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से सही उत्तर होगा मानव संबंध सिद्धांत। सबसे जो बड़ी आलोचना थी वो मानव संबंध सिद्धांत के लोगों का कहना था कि मनुष्य एक व्यक्ति है, वह मशीन नहीं है कि मशीन वाले गुण उन पर लागू कर रहे हैं और उसके आधार पर उसका निर्धारण कर रहे हैं। तो 33वें का सही उत्तर होगा डी, मानव संबंध सिद्धांत ने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध अवधारणा की आलोचना की थी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना शुरुआत में ही हो गई थी, देश की आज़ादी के बाद ही, संविधान लागू होते ही यह हुई थी 1900। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी है 1952। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1950। संविधान लागू होने के साथ साथ ही भारत में योजना आयोग की स्थापना भी हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिश पर आधारित थी? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो, ऑप्शन सी पॉल एच एपलबी और ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। बहुत ही आसान सवाल है, यह सवाल कई बार पूछा भी गया है। 35वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर नागरिक सेवा की भर्ती की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36। विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण मतलब अपवर्ड, ऑप्शन बी अधोमुखी संप्रेषण मतलब डाउनवर्ड, और ऑप्शन सी पार्श्वीय संप्रेषण यानी लेटरल कम्युनिकेशन, और ऑप्शन डी मौखिक संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पार्श्वीय संप्रेषण या लेटरल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार क्षेत्र में रखी गई है? तो भारत में आकस्मिकता निधि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के अधिकार में आकस्मिकता निधि को रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 38। निम्नांकित सिद्धांतों को प्रकट होने के सही क्रम को बताना है कि ये लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत किस क्रम में उत्पन्न हुए। पहला है निर्णयन सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत और सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो चारों का हम क्रम देख लेते हैं कि कौन सबसे पहले आया। इसमें सबसे पहले आया क्लासिकी सिद्धांत, ऑप्शन ए। ऑप्शन 3 जो है तीसरे नंबर पर क्लासिकी सिद्धांत तो सबसे पहले आया। उसके बाद आता है मानवीय संबंध सिद्धांत, इसके बाद आता है निर्णयन सिद्धांत और इसके बाद आता है सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो इस तरह से इनका क्रम से हमने बता दिया है। सबसे पहले क्लासिकी सिद्धांत, उसके बाद मानवीय संबंध सिद्धांत और उसके बाद निर्णयन सिद्धांत और वर्तमान में जो चल रहा है सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो चारों का क्रम यही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ। 39 नंबर है। इसमें से दो सूचियां दी गई हैं, इनका मिलान करना है। करिश्माई सत्ता का संबंध किससे है? तो करिश्माई सत्ता का संबंध है मैक्स वेबर से। इसने जो 3 प्रमुख सत्ता के स्रोत माने हैं, पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी, तो इसमें से मैक्स वेबर से संबंधित हैं। ऑप्शन बी दूसरा है प्रशासनिक व्यवहार। प्रशासनिक व्यवहार का संबंध किससे है? तो जहाँ कहीं भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात हो, इससे संबंधित बहुत सारी किताबों के नाम के रूप में या कई तरह से पूछा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का संबंध है हर्बर्ट साइमन से। विकास प्रशासन का संबंध वीडनर से है। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में इसकी चर्चा की थी कि विकास प्रशासन को 2 तरह से किसने बताया है। तो वीडनर का संबंध विकास प्रशासन से है और प्रिज्मेटिक सोसाइटी का संबंध है रिग्स से। ठीक, देख लेते हैं। करिश्माई सत्ता मैक्स वेबर, प्रशासनिक व्यवहार साइमन, विकास प्रशासन वीडनर और प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिग्स से संबंधित है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई है। तो
यह कथन सत्य है। और दूसरा है, भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए, इसका यह कारण है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। लोकपाल की संस्था सरकार के प्रयास के बावजूद भी नहीं अस्तित्व में नहीं आ पाई है, और उसका कारण है कि सभी दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। ये 2010 का पेपर है। उसके बाद से तो लोकपाल के लिए अलग से विधेयक पास हुआ, लोकपाल की स्थापना भी हुई। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 41 है, शीत युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रश्न यहाँ शुरू हो जाते हैं। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो शीत युद्ध ऑप्शन देख लेते हैं, बर्नार्ड भरूच, ऑप्शन बी है हंस जे मर्गेनथाउ, ऑप्शन सी है C.K. वेबस्टर, और ऑप्शन डी है कार्ल डायस। इसका सही उत्तर होगा बर्नार्ड ब्रूच, 41वें का ए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 है, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा को कब स्वीकार किया, यानी कब मानव अधिकार घोषणा की? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1947, और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 43। एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो एशिया और सुदूर पूर्व आयोग जो कि 1974 में स्थापित किया गया था, इसके पहले इसे ECAFE कहा जाता था, यानी इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड यह 1947 में यूएनए द्वारा स्थापित किया गया था, और जो एशिया एवं सुदूर पूर्व आयोग था, और बाद में इसी का नाम इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ऐसे कुछ नाम है उसका, ESCAP, जो कि 1974 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका कार्यालय स्थित है बैंकॉक में, ऑप्शन ए इसका सही होगा। एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय बैंकॉक में स्थित है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 44 है, समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह सामूहिक सुरक्षा के संबंध में यह किसने कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पामर एंड पाकिंस, ऑप्शन बी है हांस जे मर्गेनथाउ, ऑप्शन सी है मार्टिन कैपलान, और ऑप्शन डी है कार्ल डायस। तो इसका सही उत्तर होगा हांस जे मर्गेनथाउ ने समस्त एक के लिए और एक समस्त के लिए ऐसे करके सामूहिक सुरक्षा के बारे में उसने कहा था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45। निम्नांकित का सही कालानुक्रम क्या होगा? 4 यहाँ पर महत्वपूर्ण संधियाँ दी गई हैं और उनके कालानुक्रम को बताना है कि किस वर्ष कौन सी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन सबसे पहले है 1945 में। फिर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, घटते क्रम में हम देख रहे हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब है? 1944 में। उसके पहले हुआ था कांस प्लान सम्मेलन 1943 में, 1943। और उसके भी पहले हुआ था अटलांटिक चार्टर 1941। तो इस तरह से हमने इनका क्रम देख लिया है। सबसे पहले अटलांटिक चार्टर है 1941 का, उसके बाद है कासाब्लांका सम्मेलन 1943 का, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 का, और याल्टा सम्मेलन 1945। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 46 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 46 में भी मार्टिन कैपलान द्वारा दिए गए मॉडल यानी प्रारूपों का सही कालानुक्रम क्या है? मार्टिन कैपलान ने जो अपना प्रारूप दिया है उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है शक्ति संतुलन, यानी 1 नंबर पर इसे रखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था को दूसरे नंबर पर रखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, इसे तीसरे नंबर पर रखेंगे। और चौथे नंबर पर सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो इस तरह से मार्टिन कैपलान ने जो अपना मॉडल बताया है उसका क्रम इस तरह से रहा है: शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसके बाद सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसके बाद सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 47 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 47 है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनका मिलान करना है।
फरक्का बांध का संबंध किससे है? फरक्का बांध का संबंध है भारत और बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध पर समझौता हुआ है। 123 आणविक समझौता, इसका संबंध किससे है? तो एक परमाणु समझौता है, भारत और यूएसए के बीच किया गया है। तीसरा है श्रीमाओ और शास्त्री समझौता। श्रीमाओ शास्त्री समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। और चौथा है शांति एवं मैत्री संधि 1950, यह हुई थी भारत और नेपाल के बीच। तो इस तरह से चारों का मिलान हमने कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 48 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 48 में भी दो सूचियां दी हुई हैं, जिनमें कि सूचियों में किताबों के नाम बताने हैं कि कौन सी किताब किसने लिखी। सबसे पहले है इनिस क्लॉड। इनिस क्लॉड की किताब का नाम है पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन इनिस क्लॉड की किताब का नाम है, वो सीधे सीधे ये मिलान कर देते हैं। उसके बाद है केजे होल्स्टी। केजे होल्स्टी की किताब का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केजे होल्स्टी की किताब का नाम है, तो इसका मिलान कर देते हैं, ऑप्शन बी का चौथा। इसके बाद है ए लेरॉय बर्नेट। ए लेरॉय बर्नेट की किताब का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इश्यूज, तो इसका मिलान कर देते हैं, सी का दूसरे से। और चौथी किताब जो है, चौथे लेखक हैं केनोर एंड जे एन रोसेना। इनकी किताब का नाम है कंटेंटिंग अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इसका मिलान कर देते हैं डी का तीसरे से। इस तरह से चारों का मिलान हमने कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 49 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 49 में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के लिए सत्ता की बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है। यानी यथार्थवादियों के अनुसार जो सत्ता यानी शक्ति की खोज है वह नैसर्गिक या प्राकृतिक नियम से प्रेरित है। यह कथन पहला कथन कह रहा है। तो यह यथार्थवादियों का मानना है कि यह प्रकृति का नियम है कि जो शक्तिशाली है उस वही जीवित रहता है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस तरह से पहला कथन सही है। दूसरा कथन है वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक और कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार कराते हैं कि इन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। तो यथार्थवादियों का नैतिक और कानूनी उपायों पर कोई भरोसा नहीं है, तो दूसरा कथन भी सही है। और इस तरह से ऑप्शन ए चुनते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए या सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं, तो यह कथन सही है। यूएनओ के सदस्य मानवाधिकार के अनुपालन के लिए सम्मान या लिहाज बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसका कारण दिया गया है कि मानवाधिकार अहस्तांतरणीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र, अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो दूसरा कथन भी सही है, लेकिन दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर है, ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो 50वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस तरह से हमने इस पेपर में पूछे गए 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। महादेव।